हमने हमारी 18 सेंचुरी में देखा कि कैसे ट्रेड शुरू हुआ। धीरे धीरे हमने थोड़ा ये पढ़ा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें पता चलता है कि हाँ ट्रेड स्टार्ट हो चुका था। फिर हमने सिल्क रूट के बारे में पढ़ा कि कैसे ट्रेड स्टार्ट हुआ, सिल्क रूट क्या था, पूरा क्या कनेक्शन था। उसके बाद ट्रेड किस चीज का करते थे हम, कपड़ों का ट्रेड हो गया, कल्चर का, फूड का, ये सब ट्रेड हो गया। अब धीरे धीरे जैसे आपने देखा होगा अगर एडवांसमेंट होती है ना, तो पहले हम किस चीज का करते थे, कपड़ों का ट्रेड। अब कपड़ों के अलावा भी 19वीं शताब्दी में जब तक हम आए ना तब हम काफी मॉडर्न हो चुके थे। तब हम काफी सारी चीजों का ट्रेड करने लग गए थे। तो उससे क्या होने लगा, व्यापार का प्रवाह, श्रम का प्रवाह और पूंजी का प्रवाह। तो मतलब साथ साथ में क्या हुआ, एक तो व्यापार मतलब जो गुड्स वगैरह होते जैसे हमारा वीट हो गया, क्लॉथ्स हो गया, इनका तो व्यापार हो रहा था। दूसरा हमारा श्रम का प्रवाह, मतलब कि लेबर, जो लेबर भी है, काम करने वाले लोग हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। जैसे कि क्या हुआ था यूरोप में, हाँ यूरोप में क्या हुआ था, बहुत ज्यादा ना ओवर पॉपुलेशन हो गई थी, बहुत ज्यादा लोग बाग वहां रहने लग गए थे। और जब बहुत सारे लोग साथ में रहते हैं अलग अलग रिलीजन के, तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ऐसा वहां पर भी हो रहा था। तो लोगों के बीच में आपसी लड़ाई हो रही थी, जैसे एक बंदा बोल रहा है कि मैं इस रिलीजन को फॉलो करता हूँ, दूसरा बोल रहा है इसको, तो एक बोलता है नहीं आपको यही वाला फॉलो करना है। तो लोगों में काफी ज्यादा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह आने लगे। तो इसकी वजह से लोग कहाँ अपना देश छोड़कर अमेरिका जाने लगे, जो यूरोप के लोग थे। ठीक है, और वहां पे भी बीमारियां वगैरह फैलने लगी। तो इसकी वजह से लोग क्या करने लगे, माइग्रेट करने लगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। ठीक है, अब वही साथ साथ में जब कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो अब अच्छा अगर मैं मॉडर्न डे की बात करूं, तो अगर आप यूएस में घूमने जाते हो तो आपको यूएस डॉलर की जरूरत पड़ती है ना। तो इंडियन करेंसी तो वहां चलेगी नहीं, तो आप क्या करते हो, चेंज करवाते हो। तो एक तरह से ये करेंसी भी फैलने लगी, जो ये पूंजी है, कैपिटल भी एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी आपकी। ठीक है, इस तरह तो ये हमारा व्यापार शुरू हुआ। फिर क्या हुआ, मकई कानूनों के निरस्त हो जाने के कारण कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश कृषिविद को विदेशों में प्रवास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लगभग 50 मिलियन लोग यूरोप से अमेरिका चले गए। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया ना कि लोग यूरोप से अमेरिका जाने लगे। अच्छा, एक रीजन तो मैंने आपको ये बताया कि वहां पे काफी ज्यादा पॉपुलेशन हो रही थी। ठीक है, और वो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, लोगों की आपस में बन नहीं रही थी, बीमारियां भी फैल रही थी, इसकी वजह से भी जाने लगे। और ये मकई कानूनों के बारे में इन्होंने बात करी है, ये और एक और रीजन है, इसे हम बोलते हैं कॉर्न लॉज। अब हमारे कॉर्न लॉस क्या होता है, हुआ क्या था, हमारी जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, अब सोचो आपको एक जगह पे काफी ज्यादा लोग ज्यादा रहने लग रहे हैं, तो खाने की डिमांड भी बढ़ेगी ज्यादा। मतलब अगर जैसे पहले एक इंसान घर में रहता है तो वो कम खाना मंगाता है, जब चार लोग आ जाते हैं तो ज्यादा राशन पानी आता है। तो वैसे ही किसी कंट्री में भी जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो फूड की डिमांड क्या होगी, बढ़ने लग गई। जो वहाँ कॉर्न है सबसे ज्यादा जो फेमस फूड है, मतलब जो ज्यादा बिकते हैं वहां पे, उसकी डिमांड क्या होने लगी, बढ़ने लग गई। अब क्या होता है, जब डिमांड बढ़ती है तो क्या बढ़ता है, सप्लाई उतनी अगर नहीं बढ़ पा रही, समझ लो एक जगह पे खूब सारे लोग आ गए हैं, ठीक है, लेकिन जो वो दुकान वाले भैया हैं जहां से हम सामान लाते हैं, वो उतने का उतना ही सामान बेच रहे हैं और हम ज्यादा सामान खरीद रहे हैं, तो क्या हो जाता है, डिमांड इंक्रीज हो रही है, लेकिन सप्लाई तो उतनी की उतनी है ना, ज्यादा सामान मिल नहीं रहा। तो दुकान वाला क्या करेगा, सिर्फ उसी को ही सामान बेचेगा जो ज्यादा पैसे देगा। तो इससे क्या हो रहा था, सामान की कीमत भी बढ़ रही थी। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे जैसे सामान की कीमत बढ़ने लगी, तो क्या हुआ, सिर्फ कम ही लोग अफोर्ड करने लगे या लोग अफोर्ड ही नहीं करने लगे। तो जो कंट्री के जो इस बारे में अगर मैं बात करूं, ब्रिटिश के जो किसान थे ना, उन्होंने सोचा कि अब हम अपने कॉर्न के दाम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अब बढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा, उनका मुनाफा होगा, नुकसान में तो लोग रहेंगे ना, ये जो खेती बाड़ी करने वाले, फायदा तो इन लोगों का होगा क्योंकि ये ज्यादा पैसे मांग सकते हैं। तो हुआ ये, क्या हुआ कि इन्होंने ये बोला कि आप ना ये जो बाहर से इंपोर्ट्स आता है ये बंद कर दो। अब ये इम्पोर्ट की बात कहाँ से आई, अच्छा अब कंट्री में बहुत सारे लोग रहने लग गए, कंट्री की खुद की सप्लाई उतनी वो डिमांड मीट नहीं कर पा रही, तो अब कहाँ से मंगाएंगे, पेट तो भरना है लोगों का। तो बाहर से आता था खाना, मतलब बाहर से मतलब अलग अलग जगह से, अलग अलग देश से, अलग अलग कंट्री क्या करती थी,
खाना यहाँ पर भेजती थी, जो कॉर्न थे वो यहाँ पर इंपोर्ट करती थी। तो अब क्या हुआ, जो फार्मर्स वगैरह थे उन्होंने बोला कि अगर आप ऐसे इंपोर्ट करोगे तो इसमें तो हमारा कोई फायदा ही नहीं हो रहा। अब डिमांड भी मिल रही है, सप्लाई भी मीट हो रही है, फायदा तो हमारा कुछ हो ही नहीं रहा। तो उन्होंने गवर्नमेंट को क्या किया, प्रेशर डाला, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला और बोला कि आप ये जो कॉर्न लॉ है इसको अबॉलिश कर दो, इसको खत्म कर दो। मतलब कि कॉर्न लॉ ये था कि बाहर से ना उस टाइम अलग अलग कंट्री से, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहां से हमारा क्या आ रहा था, कॉर्न आ रहा था। इससे हमारे फार्मर्स को नुकसान होता क्योंकि वो पैसा नहीं कमा पा रहे थे। तो उन्होंने गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला और बोला कि आप ये जो बाहर का इंपोर्ट है इसको बंद कर दो, लॉ लगा दो कि बाहर से नहीं मंगा सकते। अच्छा, गवर्नमेंट ने ये लॉ लगा दिया और बंद कर दिया। अब क्या हुआ, जैसे अब आते हैं हमारे ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, ये आते हैं पिक्चर में। ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं जो फैक्ट्री में खाना काम वाम करते हैं या मशीनों के द्वारा इनका काम होता है। अब इन्होंने ये देखा कि हमारा तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा। मतलब कि जब सामान बाहर से आ रहा था ना तब तक इन इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या हो रहा था, फायदा हो रहा था। लेकिन जैसे ही ये लॉ लगने के बाद इंपोर्ट आना बंद हुआ तो इन्होंने देखा कि यार ये फार्मर्स को तो काफी ज्यादा फायदा हो रहा है, हम लोगों को इसमें क्या फायदा हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, फिर गवर्नमेंट में प्रेशर डाला, गवर्नमेंट में प्रेशर डाला और बोला कि अब आप एक काम करो, ये कॉर्न लॉ फिर से अबॉलिश कर दो और बाहर से इंपोर्ट मंगाना शुरू कर दो। जो पहले चीज थी बाहर से हम मंगा रहे थे तो वो मंगाना शुरू कर दो। अब क्या होने लगा, अब जैसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं हुई थी क्योंकि जितना लोग मांग रहे थे उनकी डिमांड क्या हो रही थी, मीट हो रही थी। मतलब बाहर से जब सामान आना शुरू हुआ, समझो एक कंट्री है उसमें डिमांड इतनी है, प्रोडक्शन इतना है, ठीक है, अब डिमांड तो मीट करनी है तो बाहर से क्या लाएंगे, सामान तो लेकर ही आएंगे। अब इससे क्या हुआ, जो कंट्री थी वो बाहर विदेशों पे क्या हो गई, विदेशी कंट्रीज जो है, जो हमारी विदेशी जो पावर है उन पे क्या हो गई, डिपेंडेंट हो गई, निर्भर हो गई कि हमें प्रोड्यूस करने की क्या जरूरत है, बाहर से तो सामान आ ही रहा है, हम पैसा देंगे सामान ले लेंगे। तो इससे क्या हो गया, नौकरी कम होने लग गई। अब उस जगह बेरोजगारी आ गई, लोग क्या काम करें, सामान तो बाहर से ही आ रहा है ना। तो रोजगारी बढ़ने लगी, वैसे वैसे लोगों ने क्या हो गया, लोग माइग्रेट करने लग गए, लोग दूसरी जगह जाने लगे। तो इसमें हमारा ये वाला पॉइंट कवर हो गया कि फ्लो ऑफ लेबर शुरू हो गया। मतलब श्रमिकों का जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू हो गया। तो लगभग 50 मिलियन लोग यूरोप से अमेरिका चले गए, यूरोप छोड़ के क्या हुआ, अमेरिका चले गए। अब क्या हुआ, 1890 तक कृषि अर्थव्यवस्था वैश्विक हो गई थी, मतलब बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि लोगों को यूरोप से अमेरिका जाना पड़ गया था। 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 20 से 40 गुना वृद्धि हुई। मतलब कि 1820 से 1940 में क्या हुआ, अब बाहर से अपनी कंट्री तो कुछ बना नहीं रही, बाहर से मंगा रही है। पहले इतना मंगाती थी, अब इतना मंगाती थी। अच्छा, अगर मैं आपको थोड़ी इकोनॉमिक टर्म्स की बात करूँ ना, अगर अभी मैं थोड़ा लाइव लाइव क्या रियल वर्ल्ड अभी जैसे क्या सिचुएशन चल रही है, मैं अगर उसके बारे में बात करूँ ना, तो हमारी जो कंट्री है ना इंडिया, वो ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करती, मतलब काफी सारा सामान ना इम्पोर्ट करती है, सबसे ज्यादा वो करती है चाइना से। तो ये जो होता है ना, हमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ना बना के रखना चाहिए। ज्यादा एक्सपोर्ट हो जाता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर हम ज्यादा इम्पोर्ट कर रहे हैं तो दिक्कत हो जाती है क्योंकि हम डिपेंडेंट हो रहे हैं किसी कंट्री पे, है ना। हमारी कंट्री कुछ नहीं कर रही, हम क्या हो रहे हैं, डिपेंडेंट। तो वही चीज तब होने लगी, 20 से 40 गुना वृद्धि होने लगी, जिसमें 60% कृषि और कोयला जैसे खनिज शामिल थे। मतलब कृषियों के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। पंजाब में इसी तरह का प्रवासन बदलाव छोटे पैमाने पर तब दिया गया जब ब्रिटिश सरकार ने नहर कॉलोनियों का निर्माण किया, जो कि सिंचाई की एक प्रणाली थी। अब अगर मैं बात करूं पंजाब की, हमारे खुद के इंडिया की, इसके बारे में हम थोड़ा आगे देखेंगे, तो इस वाले पॉइंट को मैं आगे कवर करूंगी। अब क्या हुआ, अब मैं बात करूंगी तकनीकी भूमिका। अब तकनीकी भूमिका में क्या हुआ, जैसे अब क्या होता है, जैसे अगर हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, जैसे समझो हम ट्रेड कर रहे हैं, तो पहले ट्रेड कैसे होता था, नदियों से होता था, नॉर्मल नाव से, फिर बड़ी अच्छी अच्छी शिप्स बनने लगे और अब तो ब्रिज बनने लगे। तो क्या हुआ, जैसे जैसे ना इनोवेशन होता है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी, जैसे जैसे हमारी नई सोच आती है, जैसे जैसे हमें जरूरत लगती है इस चीज की, वैसे वैसे हम क्या करते हैं, इनोवेट करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, वैसे वैसे तकनीक आती है। तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी भी क्या हो गया, आना शुरू हो गया। औपनिवेशीकरण ने परिवहन में नए सुधारों को प्रेरित किया। तेज रेलवे, बड़े जहाजों आदि ने मांस के व्यापार को काफी सक्षम किया। अच्छा, अब ये मांस का व्यापार भी शुरू होने लगा, ठीक है, टेक्नोलॉजी के आने की वजह से और भी चीज हुई और ये जो मांस का जो व्यापार है ये भी बढ़ गया। अब ये क्यों उन्होंने स्पेशली मेंशन किया इसके बारे में, क्योंकि आगे एक बीमारी रिंडरपेस्ट के बारे में बताया हुआ है। लेकिन अगर मैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूँ तो इकोनॉमी शेप में आने लगी,
तो मैंने बताया कि इसमें स्पेशली मांस के बारे में क्यों बताया, क्योंकि पता है 1870 तक क्या होता, तो ये जो एनिमल है ना, ये जो हमारे गाय हो गई, भैंस हो गई, ये जितने भी एनिमल है ना, ये लाइव ट्रेड किए जाते थे, मतलब ट्रक में लोड होके फिर अमेरिका से कहाँ जाते थे, यूरोप में जाते थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, एक तो इनको भेजने में ना काफी ज्यादा स्पेस कंज्यूम होती थी। अब तुम यार एकदम लाइव एनिमल्स को ट्रक में लोड करके भेजोगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा स्पेस कंज्यूम होगी। दूसरा, हमारे काफी सारे एनिमल्स तो बीच रास्ते में वोयाज में ही मर जाते थे, है ना, तो ये दिक्कत हो जाती थी। और क्या होता था, लॉस्ट वेट हो जाता था, तो मतलब काफी ज्यादा प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम ये भी थी कि जाते जाते ही कुछ इल पड़ जाते थे, तो क्या होता था उनका, अगर कोई बीमार पड़ रहा है तो वेट कम हो जाता था, तो फिर कोई खरीदता नहीं था, जिसकी वजह से, और कभी कभी क्या होता था, हाई प्राइसेस हो जाती थी इनकी, मतलब ट्रैवलिंग में काफी ज्यादा मेहनत और पैसा लग रहा है, तो इनकी हाई प्राइसेस हो गई। और जब ज्यादा प्राइस है तो लोग क्या करेंगे, कम डिमांड करेंगे। फिर यहाँ पे आती है हमारी क्या, इनोवेशन बीच में। अब इनोवेशन ये आई हमारे बीच में कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल था, रेफ्रिजरेटेड। अब हमने रेफ्रिजरेटेड शिप, जो शिप में है हमने रेफ्रिजरेटर डाला, और हमने क्या, मांस काट काट के उसमें भर दिया। अब इसमें क्या हो रहा, ज्यादा टाइम तक वो जो मांस है ना वो अच्छा रह सकता है, ताजा रह सकता है, ठीक है। और यही मतलब मैंने जो अभी आपको बताया कि अब एनिमल्स को हम क्या कर सकते हैं, स्लॉटेड कर सकते हैं और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। शिपिंग कॉस्ट क्या हुई, कम हुई। पहले ट्रांसपोर्ट लाइव एनिमल्स को लेकर जाना पड़ता था विद द मीडियम ऑफ द रोड, तो वो क्या होता था, बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता था। लेकिन रेफ्रिजरेटर में भर के आराम से शिप में कितने भी दिन में लेकर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे क्या हुई, मेरी कॉस्ट नीचे आई, मीट की प्राइस भी क्या हुई, इवेंचुअली कम आ गई। अब जो पुअर लोग भी हैं वो भी क्या कर सकते थे, अफोर्ड कर सकते थे, कंज्यूम कर सकते थे, और उनकी डाइट भी क्या होगी, अच्छी होगी। पहले सिर्फ एक ही खाने पे डिपेंडेंट रहते थे, जब ये मीट का इन्वेंशन हुआ, अब मीट इस तरीके से जाने लगा, अब क्या वो भी अफोर्ड करने लगे, उनकी भी डाइट क्या हुई, इम्प्रूव हुई। अब किसी की डाइट इंप्रूव हो रही है तो बेटर लिविंग कंडीशन इंप्रूव हुई, सोशल पीस आया, तो यही हुआ। अब हम थोड़ा कॉलोनियलिज्म के बारे में बात करेंगे कि कॉलोनियलिज्म, ये इस चैप्टर में ये कॉलोनियलिज्म की बात हम कैसे करें, उपनिवेशवाद। अब हो क्या रहा था, जैसे अगर आपको पता है कि हम ब्रिटिश की कॉलोनी है, तो वैसे ही ना ब्रिटिशर्स और भी जगह जाकर क्या कर रहे थे, उस जगह को अपनी कॉलोनी बना रहे थे, वहां पर क्या कर रहे थे, कब्जा कर रहे थे, मतलब एक तरह से रूल करना। ठीक है, अपनी कंट्री नहीं बनाना, लेकिन वहां पे जाके क्या, रूल करना। ऑल दो ट्रेड काफी प्रॉस्पेरस हो रहा था उनके आने से, ट्रेड नो डाउट काफी इंक्रीज हो रहा था। उन्होंने ट्रेड के लिए रेलवे, जैसे अगर हम बोलते हैं अभी भी कि जो ब्रिटिश ने सबसे अच्छी चीज करी वो क्या करी, हमारे यहाँ पे रेलवे इन्वेंशन करा है उन्होंने। ठीक है, एक सबसे अच्छी जो चीज हम मानते हैं, लेकिन उन्होंने किस चीज के लिए किया, अपने फेवर के लिए क्या। तो क्या हो गया, उन्होंने चलो ठीक है ट्रेड करा, हमारे लिए ट्रेड प्रॉस्पेरस करा, लेकिन पता है ऑन द अदर साइड जो पीपल जो उस कंट्री में रहते उसके लिए वो चीज बहुत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। क्यों, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा, मतलब अपनी पावर्स दिखाते थे वो लोग, तो बाकी के जो लोग रहते थे उनकी तो एकदम फ्रीडम खत्म ही हो गई थी। जैसे अगर वो हमारे इंडिया में आए तो उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन किया, पेड़ काट के वो कहाँ ले गए, यूरोप ले गए, ताकि वो वहां पे एक शिप बना रहे थे, ठीक है, एक लार्ज शिप, ताकि उसको उसकी रिक्वायरमेंट मीट कर सके। तो मतलब हमारे साथ इन्होंने तो बहुत वो सब कुछ किया, अपनी कॉलोनीज बनाते, तो वो सारी चीजें क्या करी इन्होंने, बहुत गलत करी हुई है। वहीं अगर मैं बात करूं, अच्छा आप ये थोड़ा अफ्रीका का मैप देखो, काफी आपको थोड़ा बिल्कुल भी हौच पौच नहीं लगेगा, एकदम साफ दिखेगा। क्यों ऐसा लग रहा होगा कि स्केल से लाइन बनाई हुई है, क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो ग्लोबल पावर्स थी, ये जो जिनका ट्रेड में पावर था, जो पावरफुल कंट्रीज थी लाइक ब्रिटेन वगैरह, इन लोगों ने ना इसको अपनी कॉलोनीज बनाने के लिए डिसाइड किया। मतलब अफ्रीका में गए, उन्होंने डिसाइड किया इसको कॉलोनी बनाएंगे, ये पार्ट हम रखेंगे, ये पार्ट तुम रखना, तो इसलिए उन्होंने उस तरह से क्या, लाइन खींची हुई है। तो 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई, जिसमें उन्होंने अफ्रीका के नक्शे नक्शे पर लकीरें खींचकर उसको आपस में बांट लिया था। तो ये मीटिंग कहाँ हुई थी, बर्लिन में हुई थी। ठीक है, आप थोड़ा मैप ऑब्जर्व करो, मतलब अच्छे से दिख रहा होगा। तो इन्होंने ये बर्लिन में मीटिंग करी, मीटिंग में इन्होंने क्या किया, अफ्रीका को डिवाइड कर दिया, इसकी मैप को डिवाइड कर दिया, अच्छा आधा तुम रखो आधा मैं रख लूंगा। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए ये कॉलोनियल पावर्स थी कौन कौन सी। जैसे अगर आपके में एक चैप्टर भी होगा, मे बी शायद आप कट कर दिया होगा, आई डोंट नो, जिसमें आपको उसमें बताया होगा कि फ्रांस फ्रांस वियतनाम गया, उसने वियतनाम को अपनी कॉलोनी बना लिया। ठीक है, तो ऐसे ही यूरोप गया, यूरोप अफ्रीका गया अपनी कॉलोनी बनाने।
हाँ, तो अब मैं बात करती हूँ सबसे ये पावरफुल जो है कॉलोनियल पावर्स, वो कौन कौन सी हमारी हमारी हो गई, ब्रिटेन हो गई, फ्रांस हो गई, मतलब जो जल्दी आजाद हो गई थी, मतलब जिनको जल्दी थोड़ी ज्यादा पावर मिल गई, जिनको जल्दी चीज समझ में आ गई, इकोनॉमिक्स के बारे में पता चला, ट्रेड के बारे में पता चला, तो इन्होंने क्या शुरू किया, इन्होंने कब्जा करना शुरू किया। थी हमारी ब्रिटेन हो गई, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, यूएसए, ठीक है, इन द लेट 19th सेंचुरी की अगर मैं बात करूँ। अब क्या हुआ, ये सब जो हो रहा था वो तो ठीक है, अब हम थोड़ा कंप्लीट करते हैं। 1890 के अंत में अमेरिका ने स्पेन द्वारा अधिकृत कुछ उपनिवेशों पर भी कब्जा कर लिया था। अमेरिका ने क्या किया था, स्पेन द्वारा अधिकृत कुछ उपनिवेशों, इन अमेरिका ने भी स्पेन पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, तो कुछ वही बताया हुआ है। अब क्या हुआ, तो जो सबसे डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट, जो सबसे बुरा और जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जो सबसे डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट था कोलोनियलिज्म का, एक कंट्री से दूसरी कंट्री पे कब्जा करने का ये जो प्रोसेस चल रहा था, इसका सबसे डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट था हमारा रिंडरप्रेस्ट। अब ये क्या, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। अब रिंडरपेस्ट एक ऐसी बीमारी थी जिसमें ना जैसे जो प्रॉब्लम होती है ना वो एनिमल में, जैसे उनके जो एनिमल थे, कैटल वगैरह थे, प्रॉब्लम जो डिजीजेस जो बीमारी जो फैलती है वो उनमें हो गई थी। अच्छा, अब आप सोचोगे हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं अभी, इसके बारे में मैं बताऊंगी, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा अफ्रीका के बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे हमारे जैसे और भी अदर कंट्रीज है जो क्या थी, कॉलोनलाइज हो गई थी, किससे, ब्रिटेन, ब्रिटिश वगैरह से, यूरोपियन वगैरह से, फ्रांस वगैरह से, तो उसमें एक अफ्रीका भी थी। अब अफ्रीका का क्या था, अफ्रीका में ना अबेंडेंट लैंड था और स्मॉल पॉपुलेशन थी, मतलब लैंड खूब सारा था, पॉपुलेशन कम थी, वहां के लोग ज्यादातर किससे, लाइफ स्टॉक से, मतलब ब्रीडिंग करके, या उनके पास जो एनिमल्स वगैरह होते थे उनको पालते थे, और उनमें से जो मिल्क वगैरह निकाल के या मीट वगैरह उनसे खाते थे, तो उनकी लाइफ अच्छी थी, और वो हार्डली, मतलब पैसों के लिए तो किसी के लिए काम नहीं करते थे, खुशहाल जिंदगी उनकी चल रही थी। फिर उनकी लाइफ में क्या है, यूरोपियंस है। यूरोपियंस ने देखा कि यार इनकी कंट्री में तो हम काफी अच्छे क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं, हम कॉफी प्लांटेशन ग्रो कर सकते हैं, और माइनिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि जो 20% मेटल एट दैट टाइम, जब पुरानी बात करूँ तो मैं, तो 20% मेटल गोल्ड वगैरह वहीं से ही आता था, तो इन्होंने सोचा हम माइनिंग प्लांट्स भी लगाएंगे, यहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप भी लगाएंगे, और इन लोगों को हम क्या करेंगे, अच्छे से एक्सप्लॉइट करेंगे। क्या हुआ, बट फिर ना जब उन्होंने सोचा कि हाँ चलो ठीक है अब हम यहाँ पे शुरू करते, बट काम कैसे शुरू करेंगे, लेबर तो चाहिए ना, अब अफ्रीका में करने आया तो अफ्रीकन लेबर चाहिए, लेकिन अफ्रीका में प्रॉब्लम थी, क्या थी, शॉर्टेज ऑफ लेबर। तो क्या किया, इन लोगों ने, ये जो यूरोपियन से, इन्होंने एक मेथड अप्लाई किया। इन्होंने क्या मेथड अप्लाई किया ताकि ये लोगों को रिक्रूट कर सके, इन्होंने सोचा बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेस लगा देते हैं, अगर अब हम टैक्सेस ज्यादा लगाएंगे तो लोगों को थक हार के हमारे अंडर काम करना ही पड़ेगा, पैसे कहाँ से देंगे, इतने हाई टैक्सेस लगा देंगे तो, ठीक है, एक इन्होंने स्ट्रैटेजी ये अपनाई। दूसरी स्ट्रैटेजी इन्होंने ये अपनाई कि इनहेरिटेंस लॉ। इनहेरिटेंस लॉ क्या होता है, जैसे समझ लो आपने गाँव में देखा होगा, अगर कोई किसी का फादर है, उसका इतना बड़ा लैंड है, तो आने वाली जो उसका बेटा होगा वो लैंड का हिस्सा भी उसका होगा। तो ये ब्रिटिशर्स ने, ये यूरोपियंस ने क्या बोला कि अब हम ये इनहेरिटेंस लॉ रिमूव कर देंगे, जो लैंड है ये आपका है अभी भी, आपका है अभी, लेकिन बाद में हम ले लेंगे। तो इससे क्या हो गया, लोगों के बीच में प्रॉब्लम आ गई, काफी ज्यादा ये डिस्प्यूट्स होने लगे, एंड फाइनली एक दिन ऐसा भी आया था जब क्या बोलते हैं, अफ्रीका जीत गया था किससे, यूरोपियंस वगैरह से, जैसे हम लोग भी आजाद हो गए थे। तो जो स्टैनली न्यूयॉर्क हेराल्ड है, ये एक पत्रकार है जो ये न्यूज में वगैरह काम करते हैं, तो इन्होंने काफी हेल्प करी थी, इन्होंने अपने एक्सप्लोरेशन का नेतृत्व किया, ठीक है, इसकी वजह से इन्होंने हेल्प करी थी इन फ्यूचर। अब हम बात करें रिंडरपेस्ट, तो अंग्रेजों द्वारा आयातित संक्रमित मवेशियों द्वारा लाए गए रिंडरपेस्ट ने अफ्रीकी आजीविक को कर दिया और संधाओं पर यूरोपीय अधिकार बना लिया। अब हुआ ये जो रिंडरपेस्ट आई थी, ये जो बीमारी है, ये जो इसे हम कैटल प्लेग भी बोलते हैं, ये 1880s में आई थी। अब कहाँ से आई, क्यों आई, अब क्या हो रहा था, जैसे ये कॉलोनी बनाने का ये जो प्रोसेस चल रहा था, तो वैसे ही एक इटालियन आर्मी अफ्रीका में लड़ रही थी। अफ्रीका का एक छोटा सा एरिया यूटोपिया, तो वो एकदम कॉर्नर पे उनके बॉर्डर पे लाई करता है, तो इटालियन आर्मी वहां पे फाइट कर रही थी। अब ब्रिटिशर्स ने देखा कि हाँ फाइटिंग चल रही है, और ये जो इटालियन वाले लोग हैं ये हमारी है, उनकी ब्लॉक के लोग हैं, मतलब ब्रिटिशर्स, इटालियन, ये एक एक ही मतलब जगह
लगा के, तो उन्होंने सोचा हमें इनको क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, भूखे होंगे। तो इन्होंने क्या किया, एशिया से, ठीक है, दूसरी जगह से, एशिया से क्या, कैटल्स वगैरह लाना शुरू किया जो ऑलरेडी बीमार वगैरह थी। इन्होंने तो बेसिकली इसलिए लेकर आया था सो दैट ये जो इटालियन वाले सोल्जर्स जो लड़ाई कर रहे हैं उनको फीड कर सके, उनको खाना खिला सके, खाना खा लेंगे तो वो अच्छे से फाइट कर सकते हैं और जंग जीत सकते हैं। तो उन्होंने एशिया से कैटल मंगवाना शुरू किया। एशिया से कैटल है अफ्रीका में। अब वो जब जैसे ही कोस्टल एरिया में आए, ठीक है, तो क्या हुआ, अब ऐसा तो है नहीं कि एनिमल्स को हम बांध कर रखेंगे, वो तो वो एक जगह से दूसरी जगह फैलने लगे और ये क्या हो गया, बीमारी एक जगह से दूसरी जगह। अब ये रिंडरपेस्ट किस टाइप की बीमारी है, बेसिकली इन्फेक्शियस डिजीज है। अब जैसे कोरोना वायरस है जिसके हम बात करें, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाता है, जुकाम हो गया, खांसी हो गया, तो काफी नॉर्मल वो होता है। लेकिन ये जो एनिमल के बीच में फैलता है वो एकदम एनिमल्स को क्या कर देता है, मार ही देता है। तो एक तरह से उस टाइप की बीमारी चलने लग गई। तो ब्रिटिशर्स ने मंगाया वो इन लोगों को, इटालियन आर्मी को खिलाने विलाने के लिए। इटालियन आर्मी ने खाया वाया और वैसे ही ये क्या हो गया, पूरी जगह में फैल गई। अब इससे क्या हुआ, अफ्रीका के लोगों को नुकसान हुआ। अब लॉस ये था कि ये जो कैटल डिस्ट्रॉय होने की वजह से अफ्रीकन लोगों की लाइवलीहुड, मतलब जिस पे वो बहुत ज्यादा निर्भर करते थे खान पीन के लिए, उनकी पूरी जिंदगी जिस पे चलती थी कैटल वगैरह पे, उससे क्या हो गई, एकदम खराब हो गई, एकदम खत्म ही हो गई। और क्या हुआ, ये जो माइनर्स वगैरह, ये जो प्लांटर्स है, इनको क्या हो गया, अब पावर मिल गई। अब ये अफ्रीकन पे क्या फोर्स जमा सकते हैं, क्योंकि अब इन लोगों के पास और कोई काम करने के लिए है नहीं, तो अब क्या करेंगे, ये लोग इनके अंडर काम करेंगे, है ना। तो इससे क्या हो गया, यूरोपियन को हेल्प मिल गई अफ्रीका को क्या करने में, कॉन्कर करने में, और क्या करने में, कब्जा करने में, अफ्रीका को एक अपनी कॉलोनी बनाने में। एक इन्होंने ये पार्ट लेकर आओ। तो यहाँ पे ये हमारा रिंडरपेस्ट वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम आगे और देखेंगे, चलिए।